किसका अनाउंसमेंट होगा मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ। और ये तो जब इलेक्शन होता है तो कहीं न कहीं तो कुछ चेंजेस होती हैं, लेकिन उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सपा, बसपा और कांग्रेस का 15 साल से एक जहरीला गठजोड़ वहाँ है। लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। कांग्रेस कोई भी प्रयोग करे, बहन मायावती जी कुछ भी करें, आदरणीय मुलायम सिंह जी कुछ भी करें, अब इनका कोई भी प्रयोग वहाँ सफल होने वाला नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, ऐसा मन उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, हमारी बहनें बना चुकी हैं। उन्होंने एक से अधिक बार गहन मंत्रणा की है। प्रभारी महासचिव श्री गुलाम नबी आजाद जी ने प्रदेश के नेताओं से व्यापक चर्चा करके उसका एक खाका तैयार किया है और उन्होंने उसको कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुमोदन और अनुमति के लिए प्रस्तुत किया है। जैसे ही उस पर कोई निर्णय होकर आएगा हम वो सारी सूचना आपसे साझी करेंगे। अभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसा टेलीविजन या आपके सवाल में है, उसके बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आज गिरिराज जी को आना था लेकिन वादा करके मुकर गए। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रियंका गांधी को लेकर 2 दिन से खबरें हैं कि वो यूपी में काम संभालेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में, तो क्या हम समझ सकते हैं कि आप राहुल गांधी को रिप्लेस करने वाली है आपकी पार्टी? देखिए, मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखती। प्रियंका जी को यदि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, वो आना चाहेंगी तो आपको सूचित करेंगे, ऐसी कोई बात होगी। और पार्टी संगठन के स्तर पर यदि कोई निर्णय होता है तो सार्वजनिक हो जाएगा। तो कयासों पर चर्चा करके और इस तरह से माना जाए कि राहुल गांधी जी के रिप्लेसमेंट के लिए लाया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये तो एक भ्रामक प्रचार होगा। और इस तरह की बातें करके हम विवेचन करके कुछ समय चर्चा कर लें तो उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलना। जी, एक सवाल है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने कहा कि पहले राहुल गांधी के आने से पहले इसी तरह की खबरें आई और एक ऑरा क्रिएट किया गया। अब माहौल देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से पहले 1-2 बार शिगुफे छोड़े जाए और माहौल टटोल लिया जाए। बेहतर लगा, मुफीद लगा तो फिर मैदान में होंगी। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं यूपी में सत्यदेव त्रिपाठी, उन्होंने 150 रैलियों की बात कही थी। देखिए, अब वो प्रवक्ता ने क्या कहा यूपी के, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गुलाम नबी जी आजाद हो या फिर हमारे मीडिया के जो कम्युनिकेशन सेंटर के इंचार्ज वाला थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि संगठन के स्तर पर कोई ऐसा निर्णय होने वाला है तो उसकी सूचना सार्वजनिक और अधिकृत रूप से भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी। तो ऐसे में कयास लगाए जाना कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला, ये तभी कहा जा सकता है एक जिम्मेदार पदाधिकारी के माध्यम से कांग्रेस के, जबकि अधिकृत रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सूचना दे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको स्वीकृति दे। अब क्या चर्चा, क्या मंथन है चुनाव के मद्देनजर, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, किसको प्रमुख भूमिका देनी है, ये सारी चीजें निर्णय। बिल्कुल अर्चना जी, चलिए मैं एक बार मान भी लेता हूं आपकी बात को, लेकिन जो खबरें आ रही है वो कांग्रेस के भीतर से आ रही है। प्रशांत किशोर, उनसे आप इनकार नहीं कर पाएंगी कि उनका क्या मशवरा था पार्टी को। इस बीच में अगर 10 जनपद चुप बैठा हुआ है तो इसे मौन स्वीकृति नहीं समझे तो हम क्या समझे? देखिए, प्रशांत किशोर जी से हम निश्चित रूप से हमारे चुनाव प्रचार में जो राय है, निर्णय, उसको हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन मौन कुछ नहीं है। जब बड़ा निर्णय लेना होता है, किसी प्रकार की रणनीति पर विमर्श करना होता है, समय लगता है और समय के साथ उस पर क्या भूमिका बननी है, किस प्रकार से किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, वो समय आने पर होगा। ये जो हम एकदम से उतावलापन लाएं और उससे प्रतिक्रियाएं दें और प्रतिक्रिया पे और ऊपर से प्रतिक्रिया है, तो उसका कोई सुखद उसका निर्णय नहीं होता है। आप फोन लाइन पर रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मानचंद खंडेला साहब, करोड़ी सिंह जी हैं और साथ ही पंकज जी हैं बीजेपी से। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले दिनेश जी सीकर से हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताइए सर। पारिक साहब, नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सामने कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके जी। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत कमजोर स्थिति हो गई है। बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और हमारी पार्टी एक परिवार है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी चलती है, कठपुतली आपकी पार्टी, और पीछे से चलाती है आरएसएस। आरएसएस के जितने सरसंघचालक बने हैं ज्यादातर ब्राह्मण है, छोड़ के रज्जू भैया को, और सारे मराठी ब्राह्मण है। आप तो पूरी तरह से जातिवादी और सांप्रदायिक विचारधारा के। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस में आ रही है तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए
बल्कि देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए और एक राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस 130 साल पुरानी, उसमें नई जान आएगी। प्रियंका गांधी एक समझदार नेत्री है, राहुल गांधी की तरह नहीं है, उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखेगी लोगों को। लेकिन सवाल फिलहाल संभावनाओं के इर्द गिर्द है। इस बीच में पंकज जी, आपने एक जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, यूपी में चेहरा नहीं है, राहुल गांधी अब विकल्प नहीं है और प्रियंका गांधी नहीं आएंगी तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो जाएगा। अर्चना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इसी डर से कहीं अब ये चर्चा जारी है? नहीं, देखिए अश्विनी जी, मैं कह रहा हूँ ना कि अब कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी है। और कांग्रेस का देखिए जिस तरह के जहाँ भी किसी भी राज्य में आप चले जाएं, वहाँ पर जो तरह की हालत हो रही है वो सबके सामने है। और अब हालत ये है कि खाली अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि हम कोई लीडर चेंज कर दें या हम कोई जो है कोई नई चीज़ लेके आए। लेकिन मेरे ख्याल में ना तो जो है कांग्रेस के पास में मुद्दे बचे हैं और ना ही कोई जो है व्यक्ति बचा हुआ है लीडरशिप देने के लिए। अर्चना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुगालतों में जीने वाले, जुमले देकर, नारे देकर शासन करने वाले लोगों को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। किसने कैबिनेट रीशफल किया, किसने तुष्टिकरण करने का प्रयास किया, किसने राजनीतिक परिदृश्य में मंत्रियों का फेरबदल किया, सबके सामने बैठे थे। कांग्रेस क्या किस स्थिति में क्या करने वाली है उसकी बात हम करेंगे, इनको आवश्यकता नहीं उस पर टीका टिप्पणी करने की। लेकिन खुद की स्थिति देखिए, वहाँ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा कि दलित वोट को तुष्ट करूं, सवर्णों की बात करूं या कुर्मियों को तुष्ट करने का प्रयास। यहाँ तक कि वयोवृद्ध जो राज्यपाल है राजस्थान के, उन तक उतारने के बार प्रयास लगाए गए और उसके बारे में मंथन किया गया। तो ना इनके पास लीडरशिप है, ना इनके पास कोई चेहरा। एक व्यक्ति के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं और इस तरह की बातें करके, विवेचना करके अपने आप को मुगालते में रख के भ्रम फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा वजूददार पार्टी रही। एक डिबेकल इस चीज का प्रमाण नहीं करता है, मोहर नहीं लगाता कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए राज्य करने के लिए जनता ने जनादेश दे दिया हो। ऐसी बातें करके डिबेट की को कैसे हल्का किया जाए, कैसे उसको दिशा भ्रम किया जाए, उसके लिए तैयारी करें। उसके अलावा उसका और कोई अर्थ मत निकालिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह जी, दोनों पार्टियों को आपने सुना है, इस स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि फिलहाल पशुपेश में कौन है? देखिए अश्विनी जी, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है और रणनीति के तहत वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाले चुनाव 2017 में चुनाव जीत सकें। तो रणनीति में कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन में कभी कभी कुछ गुगली फेंकते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या रेस्पॉन्स होता है। लेकिन यूपी की जैसी स्थिति है, भारत में दुनिया के 40% गरीब हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो इस तरह के इश्यूज को मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियां इग्नोर कर रहे हैं और सोशल कैलकुलेशन और कुछ तरह जैसे बीजेपी पोलराइजेशन के थ्रू या कांग्रेस अपने करिश्मा विरासत के थ्रू इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। इस तरह के कैलकुलेशन मेरे ख्याल से बहुत पुराने हो चुके होंगे, ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकते, क्योंकि आज लोगों को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, और उस पर मेरे ख्याल से दोनों ही दल फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन के थ्रू बिल्कुल आपने इस बार नब्ज को पकड़ा है। जो नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट शफल से पहले कहा कि हम गांव गरीब किसान की बात करेंगे, एक दौर में कांग्रेस की टैगलाइन हुआ करती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब कांग्रेस की राह पर बीजेपी है और कांग्रेस अपनी दिशा को भटक चुकी है? देखिए अश्विनी जी, किसान ने बहुत ही संकट देखे होंगे, लेकिन इतने किसानों ने सुसाइड कभी नहीं की जो पिछले कुछ सालों से किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सी नीतियां हैं जिनके कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड परिणाम निकले हैं, जैसे क्रेडिट पॉलिसी या दूसरी पॉलिसीज हैं, उससे किसानों में इतना डिस्ट्रेस है। तो एग्रीकल्चर के इनपुट की प्राइसेस आज से 5 साल से तुलना करें तो लगभग 5 गुनी बढ़ गई होंगी, आउटपुट की प्राइसेस नहीं बढ़ी। तो किसान इतना डिस्ट्रेस में है, एग्रीकल्चर लेबर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा वायबल अल्टरनेटिव कोई पार्टी नहीं दे पा रही है। तो किसानों की तो हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, कोई नहीं सुधार पा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप ऐसे हालात? देखिए नहीं, देखिए यूपी का सबसे बड़ा किसान जो गन्ना के था, पिछले 7 सालों से भुगतान नहीं हो रहे थे, पिछले 7 सालों से लगातार। सुनिए सर, बड़े नहीं है, छोटे किसान नहीं है वहां सर। फिर आप वही बात कर रहे हैं सर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से पेमेंट होता है उनका। सवाल है पंकज जी, सवाल ये है कि बीजेपी भी इस बात
बात कर रही है। किसान की बात है, किसान में कौन है? करने वाला कोई नहीं मर रहा है, ये ध्यान रखना। सुसाइड नहीं किया, करने वाला कोई नहीं मर रहा है, आप मरने वालों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, पंकज जी मेरे ख्याल से सवाल को समझने की बात है। पंकज जी सवाल को समझने की बात है कि आप गांव गरीब किसान की बात करने लगे हैं। कांग्रेस किसी दौर में ये बात किया करती थी, लेकिन सवाल यूपी का है। यूपी में आप भी पसोपेश में है चेहरे को लेकर। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं यूपी के अंदर जो डेवलपमेंट की बात थी, दो चीजें आपने कहा कि बिजली वाली बात है। मैं कह रहा हूं बिजली यूपी में जितनी अवेलेबिलिटी पिछले 2 सालों के अंदर आई है, क्या पहले थी? क्या पहले थी? क्या क्रेडिट तो अखिलेश सरकार ले रही है, 18 क्रेडिट अखिलेश सरकार ले रही है उसका। नहीं वो परचेज कर, देखिए क्रेडिट नहीं लगी। देखिए प्लांट जो चल रहे हैं वो तो ग्रिड से चल रहे हैं, ग्रिड से प्लांट जो बंद थे वो चालू हो गए हैं, ग्रिड से प्लांट जो कोयले में बंद थे वो चालू हो गए हैं। ग्रिड के बाद में आज जो है अखिलेश कह रहे हैं उनके राज में ऐसा हुआ। अरे सर देखिए अवेलेबिलिटी अभी जस्ट 2 साल पहले नहीं है, देखिए अभी चालू हुए 1.5 साल कहीं से ढूंढ के ले आएंगे या विकास हुआ उसका विकास करें। सर कैसी बात कर रहे हैं? टोटल 25 प्लांट 18 चालू हो गए जो पिछले 7 साल से बंद है। वो जो छोटे विकास करने लगे, अरे कैसी बात करिए आप, यहाँ तर्क की बात करिए। क्या तर्क बताइए? मैं बता दो रहा हूँ, बताइए। चलिए हम बिजली पे डिबेट नहीं करते, मैं यूपी पे फोकस करना चाहता हूँ। इस चीज पे होगी जो आदमी नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है, एक निरंतरता देखिए। चलिए मैं मानसिंह खंडेला साहब, पंकज जी और करोड़ी सिंह जी, मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा। एक सवाल है मानसिंह खंडेला साहब, हमने कल देखा चुनाव मैदान में अचानक शीला दीक्षित आती है और कहती हैं कि मैं यूपी की बहू हूं, वहां जाने के लिए तैयार हूं। एक तरफ प्रियंका का चर्चा पार्टी के नेताओं की ओर से चलाया जाता है, ऐसा नहीं है 10 जनपद पर बैठने वाले भी अक्सर इस बात को कहते रहे। हमने गुलाम नबी को सुना, हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना, उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया कि प्रियंका गांधी को लेकर पार्टी की क्या नीति है। ऐसे हालात में शीला दीक्षित या प्रियंका गांधी फिलहाल चेहरे की तलाश पर ही टिकी कांग्रेस। सर मैं कह रहा हूं बहु और बेटियां बनने का जमाना गया। अब कांग्रेस वास्तव में दरिद्र की बात करे, जो उपेक्षित है उसकी बात करे, ग्रामीण की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, धर्मनिरपेक्षता की बात करे, विश्व शांति की बात करे, जो इसका आधार था उस आधार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। और आप बात क्या कर रहे हैं कि साहब चेहरा कौन सा आएगा? अरे चेहरे से रोटी मिलेगी क्या? चेहरे से रोजगार मिलेगा क्या? चेहरे से बिजली मिलेगी क्या? पानी मिलेगा क्या? चेहरे से जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा क्या? वो तो चेहरे दिखाकर। अब देखिए एक माफ करना मेरे को, व्यक्तिगत ये नहीं ले आप, इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जो सहजता थी वो कभी वो उसमें सलवार कमीज में आती है, कभी वो पैंट बुशर्ट में आती है, कभी वो टी शर्ट में आती है और वहां साड़ी पहन के चली जाती है। अरे जनता जानती नहीं क्या कि आप यहाँ दिखाने के लिए आ रहे हैं और वहां आप जो ना अलग तरह का जीवन जी रहे हैं। मैं ये बातें सब जानती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कांग्रेस वास्तव में करना चाहती है तो निश्चित रूप से करोड़ीलाल जी जो कह रहे हैं उसी बात से मैं सहमत हूं। कंपैरिजन में राहुल से सोनिया प्रियंका जो ज्यादा बढ़िया होंगी, एक बात। दूसरी बात, जब तक वो कार्यक्रम वोट किसके नाम पे जुटाए जा सकते हैं, शीला दीक्षित या फिर प्रियंका गांधी? एक बार राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। बहस ये करें, वोट जुटाए जा सकते हैं, दरिद्र का कल्याण करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, धर्मनिरपेक्षता किसी हालत में रहने देंगे, जो धर्मांध लोग हैं उन पर हम नियंत्रण लगाएंगे, अन्य प्रकार की जो समस्याएं सड़क किया उसकी वो हम ठीक करेंगे। यही बात है। किसान की बात आपको बार बार करनी पड़ेगी। 66% किसान जो हैं वो भारत में हैं, जो इस पर निर्भर कर रहे हैं। 42% पॉपुलेशन कृषि में बिना मतलब लगी हुई है। और अभी करोड़लाल जी इस प्रकार की बात कर रहे थे, अभी आज का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर किसान ने समय पर पैसा चुकाया तो 2% रिबेट मिलेगी, अगर नहीं चुकाया तो 5% मिलेगी, और नहीं चुकाया तो 2% मिलेगी। अरे और जो अरबपति है खरबपति है वो लेके भाग जाए, फिर हम मुद्दे से कहीं और चले जाते हैं। देखिए मैं कांग्रेस का मुद्दा यही है कि आप ये कहिए कि क्यों नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस को अपनी इमेज की फर्क नहीं पर पड़ने वाला फर्क नजर नहीं आता? कई बार चर्चा होता है कि चेहरा नहीं है, तो लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए इमेज बिल्डिंग वाली बात नहीं है यहाँ पर, कि वहां कांग्रेसी सारे परजीवी हैं और वो केवल अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, अपना संगठन में स्थान बनाए रखना चाहते हैं। अगर भगवान की कृपा से अगर राज आ गया तो मंत्री बनना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उनमें। नए व्यू रचनाकार है और नए वास्तव में कोई स्ट्रेटजिस्ट है, वहां पे कुछ नहीं है। चलिए मैं ब्रेक लूंगा, आखिरी दौर में लौटेंगे सवाल के जवाब के साथ ही एक्सपर्ट कमेंट। कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें कुछ बदलाव का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि पहले सर्वसम्मति से ही सारी अध्यक्ष और सारी कार्यकारिणी मान्य होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चुनाव की जो परंपरा डाली गई है उसमें संगठन में ही दो फाड़ और गुटबाजी पैदा हो जाती है।
और ये देखा गया है कि इसका नुकसान अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। समय समय पर कांग्रेस अपने नेता बदलती जाती है तो नुकसान तो होगा ही होगा। राहुल को अपन लोगों ने पहले देख चुके हैं और प्रियंका बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल प्रियंका को आजमाना चाहिए।